हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो इस एक्ट में टोटल सेक्शन है 30। टोटल सेक्शन है 30। इसमें चैप्टर 1 आता है, सेक्शन 1 से लेकर 4। सेक्शन 1 में कहा गया है कि यह अधिनियम जो है इसका नाम होगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में अधिनियम लागू हो चुका है। और सेक्शन 2 में कहा गया कि यह अधिनियम लागू कहाँ होगा। तो यह अधिनियम जो है किसके ऊपर लागू होगा? हिंदुओं पर लागू। अब हिंदू कौन है? तो हिंदू वह होगा जिसके माता पिता हिंदू हो, जिसके माता पिता में से कोई एक हिंदू हो, जिसका लालन पोषण हिंदू रीति-रिवाज से हो या किसी अन्य धर्म का हो और उसने हिंदू धर्म में परिवर्तित। साथ ही साथ यह अधिनियम जो है बौद्ध, जैन, सिख को भी हिंदू मानता है, उनके ऊपर भी अधिनियम लागू है। धारा 3 में परिभाषाएं दी गई है कुछ, तो इन परिभाषाओं को जैसे परिभाषा इसमें दी गई है उसको देखेंगे हम बाद में। कुछ परिभाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो प्रथा है, एकोदर रत्न है, पूर्ण रत्न है, सहोदर रत्न है, सटीक नातेदारी है, प्रतिष्ठित नातेदारी, इसकी डेफिनेशन है, इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 4 आ रहा है। सेक्शन 4 कह रहा है कि इस अधिनियम के विरुद्ध अगर कोई भी लॉ है, इस अधिनियम के विरुद्ध कोई विवाह किया जाएगा तो वह शून्य होगा, या इस अधिनियम के विरुद्ध कोई रूढ़ी है, प्रथा है या कोई नियम है वो प्रभावहीन हो जाएगी। और उसके बाद से चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 5 से लेके 8। सेक्शन 5 में हिंदू विवाह की शर्तें बताएं। और हिंदू विवाह की शर्तें क्या है? तो धारा 5 में 5 शर्तें दी गई हैं। 5 शर्तें हैं। एक विवाह होना चाहिए, एक विवाह से अधिक विवाह नहीं होना, पक्षकारों के बीच दूसरा कह रहा है कि आपसी सहमति से विवाह हो, और पक्षकार यह जानते हो कि विवाह का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है। और तीसरा एज बताया गया कि विवाह करते समय लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना। एक कह रहा पक्षकारों के बीच प्रतिष्ठित नातेदारी नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठित नातेदारी का मतलब है ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। और 4 कह रहा है कि उन दोनों के बीच सभी रिलेशन हो, सभी नातेदार हो। सभी नातेदार में कौन सम्मिलित है? तो माता से 3 पीढ़ी ऊपर और पिता से 5 पीढ़ी ऊपर के लोग सभी होते हैं, उनमें विवाह नहीं हो सकता। अगर ऐसा विवाह हो गया तो सेक्शन 11 कहेगा आपसे, अगर सेक्शन 5 क्लास 1, 4 और 5 का उल्लंघन करके किया गया है तो ऐसा विवाह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और सेक्शन 12 आपसे कहेगा कि सेक्शन 5 क्लास 2 और कुछ अन्य कंडीशन है उसका वायलेशन करके विवाह किया जाएगा, ऐसा विवाह क्या हो जाएगा? शून्य और शून्य कटिंग में क्या अंतर है? तो शून्य का के लिए कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक शून्य है। विवाह होने के बाद ही क्या है दूसरा विवाह कर सकते हैं। लेकिन वाइडेबल में तब तक विवाह मान्य होगा जब तक कि न्यायालय के द्वारा शून्य न्यायालय के द्वारा शून्य कराया जाएगा तभी शून्य, अन्यथा विवाह वैध माना जाएगा। ठीक, तो ये तो हुआ इसका इफेक्ट। सेक्शन 5 का न मानने पर क्या हो जाएगा? विवाह शून्य हो जाएगा, शून्यकरण हो जाएगा। और सेक्शन 5 को पूरा करके किया जाएगा तो विवाह वैध हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। दोनों स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए। हाँ, दोनों स्वस्थ मस्तिष्क होने चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। सेक्शन 6 निश्चित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सेक्शन 6 में पहले अभिभावक होता था, विवाह अभिभावक के द्वारा होता था, लेकिन अब अभिभावक का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया गया है, तो सेक्शन 6 को समाप्त कर दिया गया। सेक्शन 7 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नेचर बता रहा था हिंदू मैरिज, वहां बताया आपको कि सप्तपदी जो है विवाह के लिए आवश्यक है। अगर विवाह के समय अग्नि के समक्ष 7 फेरा लेना है तो विवाह तब कंप्लीट माना जाएगा जब अग्नि की तरफ 7 फेरे कंप्लीट। और सेक्शन 8 में कहा कि पक्षकार रजिस्ट्रेशन कराएंगे विवाह करने के बाद, लेकिन नहीं कराएंगे तो कितना जुर्माना देना है? 25 125 रुपीज जो है रजिस्ट्रेशन का चार्ज है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। ये सेक्शन 5 से लेकर 8 तक की प्रोसीजर है। अब आते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में
दो सेक्शन केवल है, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सेक्शन 9 में जो है आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल मैरिज, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। कंजुगल मैरिज राइट्स। इसका मतलब ये होगा कि विवाह हो गया पक्षकारों का, जो धारा 5 से 8 के शर्तों को पूरा करते हुए, और पक्षकार एक दूसरे को छोड़ के चले गए, फिर उन्हें वापस लाना है। वापस लाने के लिए अगर जो पक्षकार चाहता है कि हमारी पत्नी या पति मेरे साथ रहे, तो सेक्शन 9 कहता है कि उसके लिए जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत अधिकारिता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकाबला करना पड़ेगा। फिर जिला न्यायालय उस पक्षकार से जो उसे छोड़ के चला गया पूछेगा उससे क्यों छोड़ के गया हो, तो अगर रिजनेबल रीजन बताएगा, युक्तियुक्त कारण बताएगा, तो युक्तियुक्त कारण को साबित करने का भार भी उसी को होगा जो ऐसा कर रहा। अगर प्रूफ हो जाएगा तो न्यायालय तो रिजनेबल रीजन क्या होगा, धारा 13 में पढ़ेंगे, बताएंगे। फिर धारा 10 कह रहा है कि धारा 13 की कंडीशन में अगर हस्बैंड है, 13 क्लास 1 हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिला हुआ है, इसमें 10 राइट है। 10 कंडीशन में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ दूरियां बढ़ गई है किसी कारण, क्या कारण है वो धारा 13 पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि पति क्रूरता करता है या पत्नी क्रूरता करता है, अभित्यजन करता है या करती है, या धर्म परिवर्तन हो गया, 7 वर्ष से लापता है, मानसिक, ये तमाम चीजें। 10 पॉइंट ऐसे हैं जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिला है 13 क्लास 1। लेकिन इसके एडिशनल रूप से पत्नी को सेक्शन 13 क्लास 2 के अंतर्गत कितने राइट मिले हैं? 4 एक्स्ट्रा मिला वाइफ को। इस 4 ग्राउंड पर पत्नी और 10 ये मिला हुआ, 4 और पत्नी कितने राइट मिले हुए हैं? 14। और पति को कितने मिले हैं? 10। तो ये 14 राइट्स पर पत्नी भी ग्राउंड पर पत्नी तलाक ले सकती है। तो 4 ग्राउंड है, पति द्वारा दूसरा विवाह कर दिया जाए, या पति बलात्कार का दोषी है, या मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, या दे रहा है कंटिन्यू 1 साल से ऊपर हो गया, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, या पत्नी का विवाह 15 साल से कम उम्र में हुआ हो, उसके पास एक ऑप्शन होगा कि 18 साल से पहले क्या कर सकती हो, विवाह से इनकार कर सकती है। फिर उसके बाद से सेक्शन 13 में